नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम इतिहास की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इतिहास की काफ़ी सारी चर्चा कर चुके हैं और हम उसमें कुछ प्रणालियों के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने उपनिवेशवाद के द्वितीय चरण के बारे में पढ़ा था। उससे पहले उपनिवेशवाद के प्रथम चरण के बारे में पढ़ा था। प्रथम चरण में हमने ये देखा था कि किस प्रकार जो ब्रिटिशर्स है वो पूंजी को कहाँ ले जा रहे हैं, ब्रिटेन। दूसरे चरण में देखा वहां पर जो प्रथम चरण में पूंजी गई उससे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आई। और दूसरे चरण में वो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो ब्रिटेन के जो व्यापारी है वो भारत में व्यापार करने के लिए आ रहे हैं और भारत के बाजार को अपना अधीनस्थ बाजार बना लिया। भारत दूसरे चरण में दो भूमिका निभा रहा है। कौन कौन सी? तो एक भूमिका तो वो अधीनस्थ बाजार के रूप में, व्यापारी आ रहे हैं, अपना सस्ता माल ला रहे हैं मशीनों में तैयार और भारत में व्यापार कर रहे हैं। दूसरा, उपनिवेशक देश के रूप में जो कच्चा माल जो अधिकांश मात्रा में, यानी कि जो जितनी जरूरत है आपको ब्रिटेन को, उतना कच्चा माल भारत से ले जाया जा रहा। तो ये परिवर्तन हुआ कि जो ब्रिटेन से तैयार माल है उसके आयात में वृद्धि हुई, जो भारत से कच्चा माल है उसके निर्यात में वृद्धि हुई, दोनों में तेजी आई। जो भारत के व्यापारी थे वो अपना काम छोड़ छोड़कर मजदूर बन गए, जो नहीं बने उन्हें जबरदस्ती मजदूर बना दिया गया। हमने देखा कौन सी पद्धति, दधनी प्रथा, जिसमें जुला के ऊपर अत्याचार किया गया और उन्होंने वस्त्र बनाना छोड़कर क्या कर दिया, मजदूरी करना प्रारंभ कर दिया। तो ये दूसरा चरण था। अब हमें पढ़ना तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या हो रहा है, तो अपना कौन सा चरण है अब, तृतीय चरण। तीसरा चरण ये कब से कब तक रहेगा, 1858 से 1947। बहुत सारी किताबों में आपको ये 1857 से 1947 देखने को मिलेगा, लेकिन वो कोई मैटर करने वाली बात नहीं है। इसे हम जानते हैं वित्तीय पूंजीवाद के नाम से। वित्तीय पूंजीवाद, यानी कि ये वित्तीय पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। इस चरण की शुरुआत 1858 से, उससे एक साल पहले 1857 एक बड़ी घटना हुई थी इतिहास में जो लगभग सभी लोगों को पता है, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारतीयों का बहुत शोषण कर चुकी है हर प्रकार से। व्यापारी बनकर आए थे और भारतीय सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। तो भारतीयों के मन में जो रोष था, जो क्रोध था, वो 1857 की क्रांति के विद्रोह के रूप में रखा। अब 1857 की क्रांति के बाद एक मेजर चेंज आया। 1857 की क्रांति में अंग्रेज समझ चुके थे कि अब इस प्रकार हम शोषण करते रहे तो हमारे जो ठिकाने हैं, यानी कि हमारा जो राज्य है वो इंडिया में ज्यादा तक चलने वाला नहीं है, हमें अपना सामान लेकर वापस ब्रिटेन जाना पड़ेगा। तो मेजर चेंज आया। क्या मेजर चेंज आया? तो 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति में के बाद क्या हुआ, तो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कंपनी इतने दिनों तक भारतीयों का शोषण कर रही थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं है और उसकी जगह जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन, या आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश ताज के अधीन, महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया। यानी कि अब भारत में शासन, भारत में जो व्यापार करने के जो सारे अधिकार है या जो राजनीतिक अधिकार है वो किसके हाथों में आ गए? ब्रिटिश सरकार के अधिकार में आ गए। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे क्या कर दिया गया? समाप्त। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। ये इतना बड़ा मेजर चेंज आया। ठीक है दोस्तों, अब हमारी बात पर आते हैं, हम तीसरे चरण पर आते हैं। पहले चरण और दूसरे चरण से, जो ब्रिटेन में पहला चरण था और दूसरा चरण था, उससे ब्रिटेन में बहुत अधिक पूंजी इकट्ठी हो चुकी। क्या हो चुकी है? ब्रिटेन में बहुत अधिक पूंजी इकट्ठी हो गई। पूंजी इकट्ठी हो गई कहां पर हो गई? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में बहुत अधिक पूंजी इकट्ठी हो गई, यानी कि बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया जो भारत से गया, भारत के शोषण से गया। तो दोस्तों क्या हुआ कि जैसे जैसे पूंजी इकट्ठी हो रही जा रही है, वैसे वैसे
और अधिक औद्योगिकीकरण होता जा रहा, और अधिक उद्योगों की स्थापना हो रही है, जिससे जो ब्रिटेन का मजदूर वर्ग है उससे का क्या हो रहा है, शोषण। यानी कि ब्रिटेन के, भारत के मजदूर नहीं, ब्रिटेन की बात हो रही है, ब्रिटेन के मजदूरों का शोषण हो रहा है, ब्रिटेन के मजदूरों का शोषण हो रहा। कैसे शोषण हो रहा? तो जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति है, वो अधिक अमीर होते जा रहे हैं, जो मजदूर है वो अधिक गरीब होते जा रहा है। डिफरेंस जो दोनों के है वो बढ़ता जा रहा है। तो मजदूर वर्ग धीरे धीरे संगठित होने लगा, और मजदूर वर्ग के संगठित होने का कारण था कार्ल मार्क्स की पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कैसे? तो देखिए, नाम जो सुने होगा आपने, कार्ल मार्क्स, इनके साथ में एक और थे, एंजिल्स। कौन थे? एंजिल्स। और कार्ल मार्क्स और एंजिल्स की एक पुस्तक है जिसे आप जानते हैं, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से। किस नाम से जानते हैं? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसने पूरे संसार में धमाल मचा दिया था जब आई थी। ये द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ना, ये मूलतः थी जर्मन भाषा में। कौन सी भाषा में थी? कि मूलतः ये जर्मन भाषा में थी, लेकिन ये वो काल है जब हम तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं, तब इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में भी हो गया था। किसमें? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन हो गया। मूलतः कौन सी भाषा में है? तो मूलतः कौन सी भाषा में? जर्मन भाषा में। मूलतः ये जर्मन भाषा में है, लिख रहा हूं मैं मूलतः। जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है कि मूलतः जर्मन भाषा में थी, लेकिन आगे जाकर इसका प्रकाशन कौन सी भाषा में हुआ? अंग्रेजी भाषा में भी इसकी एक कृति निकली। जब अंग्रेजी भाषा में कृति निकली तो इसको अंग्रेजों के मजदूर, जो ब्रिटिश मजदूर थे, ब्रिटेन के जो मजदूर थे, उन्होंने इसको पढ़ा तो उनमें जागृति आई। जो पूंजीपति वर्ग थे उनके खिलाफ एक विरोध की भावना जागी। ऐसा क्या था इस पुस्तक में? तो आपको पता है कि कार्ल मार्क्स जो है साम्यवाद की धारणा बताते हैं। किसकी? साम्यवाद की। इस पुस्तक में साम्यवाद की धारणा बताई गई। अब साम्यवाद क्या होता है? तो साम्यवाद की बात करते हैं। साम्यवाद का मतलब होता है कि समाज में उपलब्ध संसाधनों पर सभी का समान अधिकार, ना तो कोई अमीर है ना कोई गरीब है। इसके अनुसार समाज में जो भी उपलब्ध संसाधन है उसके ऊपर सभी का क्या अधिकार है? समान अधिकार है। कैसा अधिकार है? समान अधिकार। क्या समझ रहे हैं आप समान अधिकार का मतलब? जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कि आपने देखा होगा, जो हम गवर्नमेंट स्कूलों की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूलों में कोई भी जाकर, कोई भी छात्र हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कोई भी जाकर निःशुल्क रूप से, जैसे कि आरटी की धारा आ रही है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क रूप से वो स्टडी कर सकता, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययन कर सकता है। जबकि बात करें प्राइवेट स्कूलों में तो उनकी फीसें, यानी कि जो उनकी फीस होती है वो काफी ऊंची होती है, कीमतें काफी ऊंची होती है। अगर आपको प्राइवेट स्कूलों में अध्ययन करना है तो काफी ऊंची फीस देनी पड़ेगी, जबकि गवर्नमेंट फीस स्कूलों की बात करें तो सभी के लिए समान है। तो वो गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, तो वो एक साम्यवाद का उदाहरण हो गया 6 से 14 वर्ष के लिए। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर आपको फीस देनी पड़ेगी, तो एक पूंजीवाद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पूंजीवाद का। इसके अलावा एक और उदाहरण आप खुद से जुड़ा हुआ ही देख लीजिए। हम YouTube की बात कर लेते हैं, जो आप अभी क्लास देख रहे हैं। YouTube में क्या? तो YouTube में क्या है कि कोई भी जाकर क्लास देख सकता है। ये जो क्लास चल रही है, ये क्लास क्या है? फ्री है, निःशुल्क है, कोई भी जाकर उसमें देख सकता है। तो ये जो अपना YouTube है जिसके माध्यम से आप क्लास देख रहे हो, ये क्या हो गया? एक साम्यवाद का उदाहरण हो गया। इसके बदले अगर हम बात करें ऐप की, जैसे कि अभी हमारा जय भारत ऑनलाइन क्लासेज का एक ऐप लॉन्च होगा और उसमें आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा। जो फीस जमा कराएगा उसी को कोर्स मिलेगा, वही पढ़ सकता है जो फीस जमा कराएगा। तो एक पूंजीवाद का उदाहरण हो गया, क्योंकि वही पढ़ सकता है जो फीस जमा कराएगा। लेकिन ये क्लास निःशुल्क है, आप में से कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी देख सकता है। तो ये एक साम्यवाद का उदाहरण है। कंप्लीट है दोस्तों? तो ये होता है साम्यवाद, कि समाज में जो भी संसाधन उपलब्ध है उसके ऊपर सभी का कौन सा अधिकार? समान अधिकार। ना तो कोई गरीब है इसके हिसाब से, ना कोई अमीर है। ये होता साम्यवाद। तो इस साम्यवाद की धारणा है। अब साम्यवाद में इसने, कार्ल मार्क्स ने 2 वर्ग बताए। इसने बताया एक तो पूंजीपति वर्ग,
पूंजीपति वर्ग, एक बताया श्रमिक वर्ग। कौन सा वर्ग बताया? श्रमिक वर्ग। जो पूंजीपति वर्ग है इसकी बात करें तो इसको इसने शोषण करने वाला बताया। शोषण करने वाला, किसका शोषण कर रहा है? तो श्रमिकों का। तो श्रमिकों को क्या बता दिया? शोषित वर्ग बता दिया कि इसका शोषण हो रहा है, तो ये क्या हो गया? शोषित वर्ग। यानी कि श्रमिक जो है वो शोषित वर्ग है, पूंजीपति है जो शोषण करने वाला। दो वर्ग बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने इस पुस्तक में यह बताया कि किस प्रकार जो पूंजीपति है वो मजदूरों का, श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं, और जो पूंजीपति है वो और अधिक अमीर होता जा रहा, जो श्रमिक है वो और अधिक गरीब होता जा रहा। इन दोनों के मध्य का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। और इस पुस्तक के आने के बाद जब इन श्रमिकों ने इसको पढ़ा तो इनमें एक जागृति आई और एक विरोध की भावना जागी। किसके खिलाफ? तो इन पूंजीपतियों के खिलाफ। और जो श्रमिक वर्ग थे इनकी मांगे बढ़ गई। क्या बढ़ गई? डिमांड बढ़ने लगी। किसकी डिमांड बढ़ने लगी? श्रमिकों की। तो ये वो दौर था जब अब पूंजीपति जो है वो समझ चुके हैं कि अब ब्रिटेन में और अधिक औद्योगिकरण, मतलब जो श्रमिक वर्ग है उसकी सौदेबाजी में वृद्धि है। सौदेबाजी में वृद्धि कैसे है? कि इनकी मांगे बढ़ रही है, तो जैसे जैसे इनकी मांगे बढ़ती जाएगी तो पूंजीपतियों की जो मात्रा है, जो धन है, इनको भी कहीं ना कहीं इनकी भी सौदेबाजी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं उनके लाभ का बंटवारा होगा। जो पूंजीपति है उन्हें पूंजीपतियों को चाहिए सस्ता मजदूर जो सस्ते में उनके लिए काम कर ले, ठीक है ना। क्या चाहिए? सस्ता मजदूर। अब ब्रिटेन में जो मजदूर है उसकी मांगे बढ़ रही है, वो धीरे धीरे महंगा हो रहा है। इसके बाद जो ब्रिटेन के पूंजीपति थे उनको नजर आया भारत। क्या नजर आया? भारत। तो ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने सोचा क्यों ना अपनी जो संपत्ति है, धन है, उसका भारत में निवेश किया जाए। उनके माइंड में दिमाग आई, जब ब्रिटेन में जो है मजदूर महंगा होता जा रहा है तो उनके माइंड में एक बात आई या दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम भारत में निवेश करें। भारत में निवेश करने के लिए हम बात करें तो तीन चीजें उनके पक्ष में, काफी सारी चीजें उनके पक्ष में। सस्ता मजदूर है, कच्चा माल जो है वहीं से मिल रहा है भारत से, और भारत में उनका अधीनस्थ बाजार है। यानी कि हम बात करें तो तीन चीजों ने मजदूरों को या पूंजीपतियों को भारत में आकर्षित किया, या हम कह सकते हैं आकर्षित होने के कारण, भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित होने के कारण क्या है? तो तीन कारण आप बता सकते हैं। एक तो है कि भारत में सस्ता मजदूर, भारत में जो श्रमिक है वो काफी सस्ता है, कम मूल्य में आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज कच्चा माल, आपको ब्रिटिशर्स को अपने उद्योग के लिए कच्चा माल कहां से मिल रहा? कहां से मिल रहा? भारत से। हम दो चरणों से यही तो पढ़ रहे हैं कि कच्चा माल कहां से मिल रहा? भारत से। तो कच्चे माल की उपलब्धता कहां? भारत में। भारत से ही कच्चा माल लेना, वही उद्योगों की स्थापना करनी, और वहीं का मजदूर, सस्ता मजदूर। कितनी अनुकूल परिस्थितियां बन चुकी हैं ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है ना। तीसरी चीज क्या है? भारत का ब्रिटेन के लिए अधीनस्थ बाजार होना, यानी भारत ब्रिटेन का क्या है? अधीनस्थ बाजार है। भारत में ही वो अपने जो सामान है, माल है, उसको लाकर बेच रहे हैं, यही उनका बाजार है। अब देखो कितना अनुकूल हो जाएगा जब भारत से उनको कच्चा माल लेना है, भारत में ही उनका उद्योग है, भारत का ही सस्ता मजदूर है, और वहीं उसका जो इतना बड़ा बाजार है, भारत का काफी बड़ा बाजार माना जाता था उस समय, भारत में उनका अधीनस्थ बाजार है, वहीं उनको सामान बेचना है। कितनी अनुकूल परिस्थितियां। एक परिवहन जो था, वो परिवहन का जो हम कह सकते हैं कि जो परिवहन महंगा था वो भी उनके लिए कम हो जाएगा। एक तो भारत से कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाना, वहां से तैयार माल को यहां लाना, और वहां का मजदूर महंगा, तो एक प्रतिकूल परिस्थितियां थी। लेकिन भारत में उनके लिए बिल्कुल कैसी परिस्थितियां बन गई? अनुकूल परिस्थितियां बन गई, निवेश करने के लिए बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। बस यही चीजें थी जिसने जो अपने ब्रिटेन के पूंजीपति थे उनको भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित किया, और फिर बाद में जो भारत में निवेश होता है। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न आपके लोगों के लिए है, आप लोगों से यह पूछा जाएगा कि जो ब्रिटेन के पूंजीपति थे उन्होंने सर्वप्रथम किस क्षेत्र में निवेश किया? सर्वप्रथम किस क्षेत्र में निवेश किया? तो आप बताएंगे कि सर्वप्रथम, अब हम पढ़ेंगे
सबसे पहले बात करते हैं सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र की। सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण क्या होता है? तो सरकार को सार्वजनिक ऋण यानी कि जो पूंजीपति है वो ब्रिटिश सरकार को भारत के लिए, जो भारतीय सत्ता है उसके लिए क्या दे रहे हैं? ऋण दे रहे हैं। बदले में क्या देना पड़ेगा उनको? ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज कौन देंगे? भारतीय। वो होता है सार्वजनिक ऋण। आपने खूब सुना है, जैसे कि हम पढ़ते ही हैं कि जो सरकार ने जो अमेरिका के सहयोग से ये योजना चलाई, सरकार ने रूस के सहयोग से ये परीक्षण किया। सहयोग किसका? अमेरिका का, रूस का। कैसे सहयोग है? वो पैसे दे रहे हैं, बदले में सरकार को क्या देना? उनको ब्याज देना। वो होता है ऋण, सरकार को ऋण देना। जो ब्रिटिश सरकार भारत में है, जो भारतीय सत्ता है, उसके लिए सरकार को क्या दिया जा रहा? ऋण। बदले में क्या देना पड़ेगा? उन पूंजीपतियों को ब्याज देना पड़ेगा। और ब्याज कौन देंगे? तो भारतीय। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ, तो भी आप यही बताएंगे कि सर्वाधिक जो निवेश था वो सर्वाधिक निवेश सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में ही हुआ। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए कि ब्रिटिश पूंजीपतियों ने सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में किया, तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश किया? अपने सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में। कंप्लीट है दोस्तों। देखिए, कहा जाता है जो 1857 की बात है, 1857 में लगभग 7 करोड़ पौंड ऋण दिया गया था सरकार को। कब की बात है? 1857-58 की बात है, जब ये चरण प्रारंभ हो रहा अपना, तब कितना ऋण दिया गया था? लगभग 7 करोड़ पौंड का ऋण कर दिया गया था। लेकिन आप यहाँ 1857-58 ध्यान रख सकते हैं, ऐसी कोई मैटर वाली बात नहीं। 1858 ध्यान रख ले, 7 करोड़ पौंड का ऋण दिया गया। लेकिन जब ये 1939 तक पहुंच गया, 39 तक, तब ये ऋण जो है लगभग 88 करोड़ तक पहुंच गया। कितना? 88 करोड़ तक पहुंच गया। कोई इंपॉर्टेंट आंकड़ा नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं केवल बताने के लिए कि ऋण कितना दिया जा रहा है वो बता रहा हूं मैं, कि जब ये चरण प्रारंभ हो रहा है 1858 के लगभग की बात है, तब सरकार को 7 करोड़ पौंड का ऋण दे रहे हैं जो पूंजीपति है। लेकिन यही बात जब कब तक वहां तक पहुंच गई? 1939 तक पहुंच गई, 39 तक, तब लगभग 88 करोड़ का ऋण दिया गया सरकार को। राशि इतनी बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हो रहा है? सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में हो रहा है। किस क्षेत्र में? सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में हो रहा। कंप्लीट है दोस्तों। देखो आगे की बात करते हैं। इसके बाद सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में? तो सार्वजनिक ऋण के बाद रेल निर्माण उद्योग में किसमें? रेल निर्माण उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया जा रहा है। सबसे ज्यादा तो सार्वजनिक ऋण में। उसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो किसमें? रेल निर्माण उद्योग में किया जा रहा है। दोस्तों, रेल निर्माण उद्योग में पूंजीपतियों को आकर्षित करने के लिए एक प्रणाली चलाई गई थी जिसे हम गारंटी प्रणाली के नाम से जानते हैं। कौन सी प्रणाली? गारंटी प्रणाली। क्या होती है गारंटी प्रणाली? तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत में रेल निर्माण के लिए पूंजीपतियों को आकर्षित करना चाहती है। पूंजीपति रिस्क लेना नहीं चाहते भारत जैसे क्षेत्र में पहले, तो ब्रिटिश सरकार ने उनको आकर्षित करने के लिए कहा कि चाहे आप रेल निर्माण उद्योग में निवेश करो, भारत में आकर निवेश करो, आपको अगर घाटा होगा तो गारंटी हमारी है, हम आपको 5% का लाभ देंगे। कितना? कि हम आपको 5% लाभ की गारंटी देते हैं। क्या देते हैं? गारंटी। ये किसने कहा? ब्रिटिश सरकार ने। ये होती है गारंटी व्यवस्था। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रेल निर्माण क्षेत्र में कि आप निवेश करो, अगर घाटा होगा तो हम आपको क्या देंगे? 5% लाभ देंगे, ब्रिटिश सरकार कह रही है। और वो लाभ कहां से आएगा? भारतीय देंगे। कौन देंगे? भारतीय। तो ये गारंटी प्रणाली थी। देख, एक और चीज आप ध्यान रख सकते हैं, अपनी जो पहली रेल चली थी ना 1853 में बंबई से थाने, हमने बात करी थी डलहौजी के काल में 1853 में पहली, 1854 में कलकत्ता से रानीगंज दूसरी। तो जो पहली रेल थी ना उसमें भी 5% की गारंटी व्यवस्था थी, यानी उसमें भी गारंटी प्रणाली थी और निवेशकों को 5% लाभ की गारंटी देकर आकर्षित किया गया था। ध्यान रखना, यानी कि जो पहली रेल है 1853 में बंबई से थाने, उसमें भी गारंटी प्रणाली थी।
कंप्लीट है दोस्तों। आगे की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स की अभी हम बात कर रहे थे, और कार्ल मार्क्स ने इस रेल निर्माण उद्योग को आधुनिक युग का अग्रदूत क्या कहा? अग्रदूत, आधुनिक युग का अग्रदूत। इस आधुनिक युग के अग्रदूत में बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। क्यों कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में रेल का विकास बिना उस क्षेत्र के उद्देश्य को पूरा किए नहीं किया जा सकता। कैसे? कि ये कह रहे हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में रेल का विकास करोगे, उस कंट्री का या उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होना, विकास होना तय है। अगर आप उस क्षेत्र में रेल का विकास करोगे तो उस देश का भी विकास होगा। कैसे? वो समझिए। इनकी थ्योरी क्या है? कार्ल मार्क्स की थ्योरी देखिए आप। ये कह रहे हैं कि अगर आप रेल का विकास करोगे या रेल निर्माण उद्योगों की स्थापना करोगे तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा लोगों को रोजगार। क्या देना पड़ेगा? रोजगार। रोजगार तो देना ही पड़ेगा। कच्चा माल निकलेगा, जो है लोहा, कोयला, फिर बाद में जो पुर्जे बनाए जाएंगे रेल के, तो उसमें काफी सारे श्रमिकों को क्या मिलेगा? रोजगार। यानी हम अगर अकॉर्डिंग टू भारत बात करें, इंडिया की बात करें, तो भारत के मजदूरों को क्या मिलेगा? अगर भारत में रेल उद्योगों की स्थापना होगी तो क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा? रोजगार। अब रोजगार मिलेगा तो भारत के लोगों की क्या बढ़ेगी? आय, या हम कह सकते हैं कि क्रय शक्ति। रोजगार बढ़ेगा तो क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा तो क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो क्या होगा? जीवन स्तर में सुधार आएगा। जीवन स्तर में सुधार, यानी लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। और जीवन स्तर में सुधार आएगा तो शिक्षा आएगी, यानी कि लोग शिक्षा पर खर्च करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। जब वो शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उन्हें अपने अधिकारों की, जो उनके राजनीतिक अधिकार है, उनकी समझ आ जाएगी। शिक्षा से किसकी समझ आएगी? राजनीतिक अधिकारों की, कि लोगों की डिमांड, यानी जो उसके उनके जो अधिकार है वो क्या है। उसके बाद में अगर उनको राजनीतिक अधिकारों की जो है समझ आ गई तो ये ब्रिटेन के उपनिवेशवाद का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। और इस प्रकार जो उपनिवेशवाद है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त। ये थ्योरी किसकी है? कार्ल मार्क्स की। कि कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि आप अगर किसी भी क्षेत्र में रेल का विकास करोगे, रेल निर्माण उद्योग का विकास करोगे तो उस क्षेत्र का विकास होना, डेवलपमेंट होना तय है। कैसे? तो वो कह रहे हैं कि अगर आप रेल निर्माण उद्योगों की स्थापना करोगे तो वहां के लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। जब आप रोजगार दोगे तो रोजगार से उनकी आय बढ़ेगी, और जब उनकी आय बढ़ेगी तो उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। जब उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा तो वो शिक्षा पर खर्च करेंगे, यानी कि शिक्षा आएगी। जब वो लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उन्हें उनके अधिकारों के बारे में, जो उनके राजनीतिक अधिकार है, उनके बारे में क्या आएगी? समझ आएगी कि हमारे अधिकार क्या है। और ये उपनिवेशवाद की समझ आएगी। फिर वो अधिकारों की मांग करेंगे और उपनिवेशवाद के खिलाफ क्या करेंगे? उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे, और इस प्रकार उपनिवेशवाद क्या हो जाएगा? समाप्त। यानी कि अगर कार्ल मार्क्स की सीधी सी बात करें तो वही ये कह रहे हैं कि भारत में अगर रेल आ गई, भारत में अगर रेल निर्माण उद्योग आ गया तो ये जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है इसका समाप्त होना तय है। ठीक है, ये थी थ्योरी किसकी? कार्ल मार्क्स की। अब अंग्रेजों ने कार्ल मार्क्स की थ्योरी को ही चेंज कर दिया। अंग्रेजों ने कार्ल मार्क्स की पूरी थ्योरी को ही चेंज कर दिया। अंग्रेज बहुत कहे हमारी भाषा में तो होशियार थे। क्या किया उन्होंने? तो देखिए उन्होंने क्या किया। रेल के लिए आवश्यकता होती है लोहे की, और किसकी आवश्यकता होती है? तो कोयले की, यानी कच्चे माल की। लोहे की और कोयले की, इन दोनों की आवश्यकता होती है रेल निर्माण उद्योग में, बड़ी मात्रा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ये जो लोहा और कोयला कहां से प्राप्त हो रहा है? भारत से। कहां से प्राप्त हो रहा है? भारत से। तो ये क्या इन्होंने क्या किया कि ये भारत से जो है ये कच्चा माल इनको मिल रहा है, लोहा और कोयला, इसको लेकर गए ब्रिटेन में। कहां लेके गए? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में रेल के हर एक पुर्जे को या रेल का जो हर एक हिस्सा होता है उसको कहां तैयार किया? तो ब्रिटेन में तैयार किया। कहां तैयार किया? ब्रिटेन में। यानी कि हर एक हिस्से को उन्होंने ब्रिटेन में तैयार किया।
ब्रिटेन में तैयार किया, बदल दिया। और उसे क्या किया गया कि उस पुर्जे को भारत में लाया गया और भारत में लाकर केवल जोड़ा, केवल क्या किया, जोड़ा। जो छोटे छोटे हिस्से थे उन्हें भारत में लाकर निर्माण उनका कहां पर हुआ, हर एक पुर्जे का, रेल का जो हर एक हिस्सा होता उसका निर्माण भारत से कच्चा माल ले जाकर ब्रिटेन में किया और उन हिस्सों को लाकर भारत में केवल जोड़ा, क्या किया, जोड़ा, असेंबल किया। ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो पूरी थ्योरी है ये चेंज हो गई। पूरी थ्योरी हम देख रहे हैं कि कार्ल मार्क्स कह रहे हैं लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार कहां से मिलेगा, ये जो कच्चा माल है ये यहां से भारत से कहां ले गए, ब्रिटेन। तो रोजगार कहां के लोगों को मिलेगा, ब्रिटेन के लोगों को मिलेगा, भारत के लोगों को नहीं। ठीक है ना। तो यहां से ये पूरी थ्योरी जो है यही चेंज कर दी किसने, ब्रिटिशर्स ने। जो रेल का हर एक पुर्जा था भारत से लोहा और कोयला ले गए ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में रेल का हर एक पुर्जा हिस्सा तैयार किया, उससे कहां लेकर आए, भारत में लाए, और भारत में लाकर केवल उस जो पुर्जे थे, अलग अलग हिस्से थे, उनको केवल जोड़ा। ठीक है। तो ये जो रेल निर्माण उद्योग है इससे भारत का विकास नहीं हुआ। ठीक है ना। कार्ल मार्क्स की पूरी थ्योरी को इन्होंने क्या कर दिया, चेंज। ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा कि ब्रिटिशर्स निवेश कर रहे हैं। सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में किया, तो हमने देखा कि सर्वाधिक निवेश जो है सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में दिया। लगभग 1857-58 के लगभग वो है 7 करोड़ पौंड ऋण दे रहे हैं सरकार को, जो 1939 में वही राशि बढ़कर 88 करोड़ तक पहुंच गई, 88 करोड़ पौंड। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सर्वाधिक निवेश, तो सार्वजनिक ऋण के बाद रेलवे निर्माण उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया जा रहा है। और रेल निर्माण उद्योग की बात करें तो इसमें कौन सी प्रणाली चलाएगी, गारंटी प्रणाली। ध्यान रखें कि निवेशकों को 5% लाभ की गारंटी दी गई, चाहे घाटा हो फिर भी। किसके द्वारा, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जा रही है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने रेल निर्माण उद्योग को क्या कहा, आधुनिक युग का अग्रदूत कहा। इन्होंने कहा कि अगर भारत में रेल निर्माण उद्योग आएगा तो भारत का विकास होगा। कैसे विकास, तो अभी हमने देखा, उन्होंने कहा अगर रेल निर्माण उद्योग आएगा तो लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, रोजगार दोगे तो उनकी आय में वृद्धि होगी, अगर उनकी आय बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा, जीवन स्तर पर सुधरेगा तो वो शिक्षा पर खर्च करेंगे, उनको शिक्षा प्राप्त होगी, और शिक्षा आएगी तो उन्हें समझ आएगी कि उनके अधिकार क्या है, राजनीतिक अधिकारों की समझ आएगी, फिर वो उपनिवेशवाद के खिलाफ क्या करेंगे, विरोध करेंगे, उपनिवेशवाद समाप्त हो जाएगा। ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत का जो लोहा था, कोयला था, उसे ब्रिटेन में ले गए और ब्रिटेन में रेल निर्माण उद्योगों की स्थापना करी। वहां पर रेल के हर एक पुर्जे को वहां पर बनाया, हिस्से को, यानी हर एक हिस्से का निर्माण कहां हुआ, ब्रिटेन में। तो रोजगार भी कहां के मजदूरों को मिला, ब्रिटेन के मजदूरों को, भारत में लाकर केवल जोड़ा। तो पूरी थ्योरी ही चेंज कर दी। ठीक है दोस्तों, ये रेल निर्माण उद्योग था। इसके बाद सर्वाधिक निवेश या और किस किस क्षेत्र में, तो और निवेश आप ध्यान रख सकते हैं कि नील की खेती में निवेश हुआ था। नील की खेती से संबंधित, आपको नील एक कलर होता है, कपड़ों को रंगने के लिए काम आता है। तो नील की खेती से रिलेटेड आपको एक प्रणाली पता होगी, 3 कठिया प्रणाली, सुने होगा 3 कठिया प्रणाली के बारे में आपने। 3 कठिया प्रणाली क्या होती थी, तो किसानों को अपने 3/20 भाग पर, जिसे हम 3/20 भाग कहते हैं, तो 3/20 भाग पर किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य था। जबरदस्ती की जाती थी कि आपको अपने खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ेगी। अब नील की खेती भारतीय किसानों के लिए किस काम की, भारतीय किसान, ये एक वाणिज्यिक फसल है, तो भारतीय किसानों को इससे क्या मतलब, लेकिन भारतीय किसानों से जबरदस्ती इसकी खेती करवाई जा रही है। और खरीद कौन रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स। और किस कीमत पर, जो कीमत वो तय कर रहे हैं उसी कीमत पर किसान को वो नील बेचनी पड़ेगी। तो नील की खेती पर भी निवेश किया गया। 3 कठिया प्रणाली, इसके खिलाफ एक आंदोलन हुआ था, पढ़ाई होगा आप लोगों ने, चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, आप लोगों ने अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा। और इसी चंपारण सत्याग्रह में जब महात्मा गांधी को सफलता मिली, इसके बाद उन्हें गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी। किसने दी थी गांधी जी को महात्मा की उपाधि, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। होशियार हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताएं कि किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। कंप्लीट है दोस्तों। तो 3 कटिया प्रणाली थी, जो इसके खिलाफ चंपारण बिहार में एक सत्याग्रह भी हुआ, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, गांधी जी ने किया था। और किस किस क्षेत्र पर, तो और रबर की खेती पर भी निवेश किया गया, नील कह सकते हैं आप, रबर कह सकते हैं आप, ठीक है। और भी जूट के उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योगों में, यानी कि सूती वस्त्र उद्योगों में भी निवेश हुआ था। एक आप सूती वस्त्र उद्योग जान रख सकते हैं,
एक आप जूट ध्यान रख सकते हैं, सूती वस्त्र उद्योग। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है आप लोगों के लिए, आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारतीय पूंजीपतियों ने या भारतीयों ने सर्वप्रथम कौन से उद्योग में निवेश किया। भारतीयों ने सर्वप्रथम कौन से उद्योग में निवेश किया? तो दोस्तों भारतीयों ने सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग में ही निवेश किया। यानी आप कह सकते हैं भारतीयों ने सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग में निवेश किया, उद्योग में निवेश किया। ठीक है। और वैसे तो आपने पढ़ा भी होगा कि पहली सूती वस्त्र की मिल जो है 1818 में कलकत्ता में स्थापित हुई थी, लेकिन वो असफल थी। और सफल की बात करें तो हमें पता ही है कि 1853-54 के लगभग एक मिल की स्थापना हुई, और कहां पर हुई? तो बंबई में हुई। और बंबई में जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये पहला उद्योग था जिसमें भारतीयों ने निवेश किया। और कौन थे निवेश करने वाले? तो आप नाम बताएंगे, कावसजी नानाभाई डाबर। यानी आप कह सकते हैं कि कावसजी डाबर ने निवेश किया था। किसमें? सूती वस्त्र उद्योग में। किसने निवेश किया था? कावसजी डाबर ने, कावसजी नानाभाई डाबर। कंप्लीट है दोस्तों। तो सूती वस्त्र उद्योग पहला उद्योग था जिसमें भारतीयों ने निवेश किया। कौन निवेश कर रहे हैं? कावसजी डाबर। कब? 1853-54 में बंबई में सूती वस्त्र मिल की, यानी सूती वस्त्र मिल का यह कारखाना स्थापित हो रहा। पहला 1818 में हुआ था, लेकिन वो असफल था। कंप्लीट है दोस्तों। तो हमने निवेश की बात करी। निवेश में हमने ये देख लिया कि सर्वाधिक जो निवेश है वो सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में हो रहा है। किस क्षेत्र में? सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में। जो 1858 के लगभग 7 करोड़ पाउंड का ऋण दिया गया, वो 1939 में बढ़कर 88 करोड़ का हो गया। ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पर रेल निर्माण उद्योग में सर्वाधिक निवेश किया जा रहा है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गारंटी प्रणाली, 5% की लाभ की गारंटी दी जा रही है। दोस्तों कार्ल मार्क्स ने इसे आधुनिक युग का अग्रदूत कहा। उन्होंने कहा कि जहां रेल आएगी वहां उसका विकास होगा, लेकिन अंग्रेजों ने पूरी थ्योरी को ही बदल दिया गया। हर एक पुर्जे को ब्रिटेन में बनाया और वहां से भारत में लेकर आकर केवल जोड़ा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, उसके बाद हमने देखा कि नील की खेती पर भी निवेश हुआ, जिसे हम 3 गठिया प्रणाली बोलते हैं। 3 गठिया प्रणाली, 3/20 भाग पर किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी। उसके खिलाफ चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, जिसमें गांधी जी को सफलता मिली थी। कंप्लीट है दोस्तों। और हमने देखा जूट में भी जो है और रबर में भी जो है निवेश हो रहा है। और सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग पहला उद्योग था जिसमें भारतीयों ने निवेश किया था। किसने? भारतीयों ने। कावसजी डाबर कर रहे हैं 1853-54। कंप्लीट है दोस्तों। तो ये बात करी हमने तीसरे चरण की। तो हमने तीनों चरण पढ़ लिए हैं उपनिवेशवाद के। पहला चरण भी पढ़ लिया, दूसरा चरण भी पढ़ लिया और तीसरा चरण भी पढ़ लिया। हमने ये भी देख लिया कि किस प्रकार तीनों चरणों में जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने भारतीयों का क्या किया? शोषण। पहले चरण में पूंजी ले जा रहे हैं, दूसरे पूंजी ले जा रहे हैं और कच्चा माल ले जा रहे हैं। दूसरे चरण में वहां पर जो तैयार माल है उसको भारत में लाया जा रहा है, भारतीय उद्योग ठप हो गए। तीसरे चरण में वहां पर बहुत अधिक पूंजी इकट्ठी हो चुकी है, उस पूंजी को भारत में निवेश कर रहे हैं, वापिस भारत से पूंजी कमा रहे हैं। इस प्रकार 3 चरणों में उन्होंने भारतीयों का क्या किया? शोषण किया। हमने प्रणालियां पढ़ ली, रेतवाड़ी प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी प्रणाली, भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि ब्रिटिशर्स ने कैसे धीरे धीरे भारतीय सत्ता को नियंत्रण में लिया। कंप्लीट है दोस्तों। इजारेदारी प्रणाली देख ली हमने, द्वैध शासन देख लिया। यानी इस टॉपिक से रिलेटेड हमने सब सारी बातें कर ली है। अब हमारा एक टॉपिक बचता है और वह है धन निष्कासन का सिद्धांत। तो दोस्तों उस धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज हमें कुछ प्रश्न भी देखने इस क्लास के अंत में, जो मैंने बताया था आप लोगों को। तो अपनी अगली क्लास में हम धन निष्कासन के सिद्धांत की बात करेंगे कि किसने, दादा भाई नौरोजी ने, गोविंद रानडे ने क्या क्या कहा धन निष्कासन के बारे में। कंप्लीट है दोस्तों। तो आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए, वो देख लीजिए। पहला प्रश्न है, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की? आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो मैं ये प्रश्न लेके आ रहा हूं ये अपने लगभग प्रारंभिक क्लासों के प्रश्न ही है। पिछली क्लासों के प्रश्न मैंने इतने जोड़े नहीं है। उसका रीजन ये है कि पिछली क्लासों के प्रश्नों का मैं एक समूह बनाकर उसका एक टेस्ट लूंगा, केवल टेस्ट ही होगा एक वीडियो में अपना। समझे दोस्तों? इसलिए ये जो ज्यादातर प्रश्न है मैं प्रारंभिक क्लासों के जोड़ रहा हूं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न है उनका एक टेस्ट होगा। हम बात करें बंगाल की, और हमने बात करी थी कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की थी?
हमने देखा भी था। इस बात से जो अंग्रेज नाराज भी हो गए थे, क्योंकि वो जो नवाब है वो अपनी राजधानी को अंग्रेजों से दूर ले जाना चाहता था, मुंगेर बिहार में, जिससे अंग्रेज उसके ऊपर नजर नहीं रख सके और वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई ना कोई कदम या गतिविधियां कर सके। तो सिराजुद्दौला था, मीर जाफर था, मीर कासिम था, नजमुद्दौला था। कौन था? तो हमने देखा था कि वो कौन था, मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम। अगला प्रश्न है, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब किसने बनाया? ये चीज भी हमने देखी थी कि मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब किसने बनाया था। 1760 की बात है। क्लाइव थे, वेंसीटार्ट थे, मुनरो थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? तो वेंसीटार्ट थे। वेंसीटार्ट ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बनाया था। द्वैध शासन में निजामत संबंधी अधिकार किसके पास थे? दो अधिकार देखे थे हमने द्वैध शासन में, दो होते, एक तो निजामत संबंधी, एक दीवानी संबंधी। तो किसके पास थे? अंग्रेज के पास में, बंगाल के नवाब के पास में, और मुगल शासक के पास में। बंगाल के नवाब और अंग्रेज दोनों के पास में संयुक्त रूप से किसके पास में थे? तो दोस्तों किसके पास में थे? बंगाल के नवाब के पास में थे। कौन था नवाब? नजमुद्दौला। देखा था हमने नजमुद्दौला के बारे में कि नजमुद्दौला था और बंगाल के नवाब के पास में जो है निजामत के अधिकार, यानी कि फौजदारी मामले, प्रशासन, कानून और व्यवस्था संबंधी अधिकार। जबकि दीवानी अधिकार, राजस्व संबंधी अधिकार किसके पास में थे? तो अंग्रेजों के पास में। अंग्रेजों के पास में अधिकार है लेकिन उत्तरदायित्व तो नहीं है, तो उत्तरदायित्व विहीन अधिकार। जबकि इस अपना जो बंगाल का नवाब था इसके पास में उत्तरदायित्व तो है लेकिन अधिकार नहीं है राजस्व वसूलने का, तो अधिकार विहीन उत्तरदायित्व था। किसके पास में? नजमुद्दौला के पास में। तो इसका आंसर होगा बंगाल के नवाब। द्वैध शासन के समय बंगाल का नवाब कौन था? अच्छी प्रकार से देखा था हमने, जिसे निजामत के अधिकार दिए गए, अभी देखा था हमने। अगर आप समझ चुके हैं तो कमेंट करके बताएं। ऑप्शन है अलीवर्दी खान है, मीर कासिम है, मीर जाफर है, नजमुद्दौला। कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नजमुद्दौला। कौन होगा? नजमुद्दौला। अगला प्रश्न है, दस्तकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए समस्त आंतरिक व्यापार को कर मुक्त किसने कर दिया था? हमने देखा था कि दस्तक अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए, बंगाल में मुफ्त व्यापार करने के लिए बंगाल के नवाब से प्राप्त हो रहा, जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। वो भारत के व्यापारी को बेच देते हैं, जिससे जो कर भारत के व्यापारी से नवाब को मिलता है वो नहीं मिल पा रहा। तो जो बंगाल के नवाब है उनको आर्थिक नुकसान हो रहा। तो दस्तकों का यह दुरुपयोग था। इसको रोकने के लिए किसी ने पूरे बंगाल के आंतरिक व्यापार को ही कर मुक्त कर दिया था। किसने किया था? तो ऑप्शन है मीर कासिम है, नजमुद्दौला है, अलीवर्दी खां है, सिराजुद्दौला। कौन था? तो हमने देखा था वो कौन था? मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन को बेशर्मी और लूट का काल किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए, नया प्रश्न है ये, इस पर हमने चर्चा भी नहीं करी थी, लेकिन प्रश्न आप लोगों के लिए कि द्वैध शासन को बेशर्मी और लूट का काल किसने कहा? अगर आपने पढ़ा तो जरूर कमेंट करके बताएं कि के.एम. पनिकर था, पर्सियल स्पीयर था, कार्ल मार्क्स था और दादाभाई नौरोजी था। कौन था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पर्सियल स्पीयर। के.एम. पनिकर ने गुंडा राज कहा था। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करी थी? बंगाल का कौन सा नवाब था जिसने जो यूरोपियन थे उनकी तुलना मधुमक्खियों से कर दी? कौन था? तो ऑप्शन ए है मीर जाफर, बी है मीर कासिम, सी है अलीवर्दी खां और नजमुद्दौला। किसने कहा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अलीवर्दी खां। कौन होगा? अलीवर्दी खां। इजारेदारी प्रणाली किसने चलाई? प्रश्न पूछा हुआ पहले एसएससी में। इजारेदारी प्रणाली किसने चलाई थी? क्लाइव ने चलाई थी, वारेन हेस्टिंग्स ने चलाई थी, मुनरो ने चलाई थी और कॉर्नवालिस ने चलाई थी। किसने चलाई थी? तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि वारेन हेस्टिंग्स ने चलाई थी इजारेदारी प्रणाली, जिसे हम और क्या बोलते हैं? तो फार्मिंग सिस्टम भी बोलते हैं। अगला और आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए कि मनिहारी के युद्ध में चर्चा करी थी हमने कि जो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था उसके कुछ विरोधी थे, उसको उसने एक एक करके हटाने का प्रयास किया। तो एक युद्ध हुआ मनिहारी का युद्ध, और मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने किसकी हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए है शौकत जंग, बी है राजवल्लभ और सी है कृष्णवल्लभ और द है मीर जाफर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है शौकत जंग की हत्या करी थी। किसकी? शौकत जंग की। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी अगली क्लास में हम जो अपना धन निष्कासन का सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक टेस्ट लेंगे। अपना जो एक वीडियो है इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा टेस्ट होगा। तो आपने अगर इन सब वीडियो को देखा है और अगर आप आज ही जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, तो उन सारे वीडियो को आप देख लें। उनसे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उस वीडियो में, जिसमें आपको उपस्थित होकर ज्यादा से ज्यादा आंसर देने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।